हमने कौन सी पढ़ी? दूसरी अपने इलास्टिक कार्टिलेज पढ़ी, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो तो तीसरे नंबर की कार्टिलेज देखिए। इसके बाद अपन तीसरे नंबर की जो कार्टिलेज की बात कर रहे हैं वो है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है, नाम से समझ में आ रहा है इसमें कौन से फाइबर ज्यादा होंगे भाई। इसमें जो फाइबर ज्यादा होंगे वो व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर का मतलब है कोलेजन फाइबर। तो यहाँ पर श्वेत तंतु में उपास्थि जो है इसमें कोलेजन फाइबर अधिक मिलेंगे। कोलेजन फाइबर जो होंगे ये अधिक होंगे इसमें। और ये जो उपास्थि है ना, ये सबसे मजबूत उपास्थि है, सबसे मजबूत उपास्थि ये मानी जाती है। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस है और अंतरकशेरुक बिंब, इंटरवर्टेब्रल डिस्क जिसको कहते हैं, अंतरकशेरुक बिंब या फिर इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो अलग अलग वर्टेब्रा के बीच में जोड़ने वाली कार्टिलेज है ना, वो यही व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। इसके बाद आखिरी कार्टिलेज जो है यहाँ पर वो है कैल्सीफाइड। कैल्सीफाइड उपास्थि। कैल्सीफाइड उपास्थि से क्या समझ आ रहा है? कैल्सीफाइड उपास्थि जो होती है इसमें कैल्शियम अधिक होगा, ठीक है। कैल्शियम अधिक है, इस कारण से ये कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। सो सबसे कठोर उपास्थि कैल्सीफाइड है। अच्छा, आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मिलने वाली उपास्थि? माइलिन। सबसे मजबूत उपास्थि व्हाइट फाइब्रस। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता रखने वाली उपास्थि इलास्टिक या येलो फाइब्रस। और सबसे कठोर कैल्सीफाइड उपास्थि कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी मेंढक की अंश मेखला और श्रोणी मेखला में। मेंढक की अंश मेखला ये मेंढक की अंश मेखला और श्रोणी मेखला में मिलती है ये उपास्थि जो है कैल्सीफाइड उपास्थि। और ये एक जगह लंबी हड्डियों के शीर्ष पर भी मिलती है, लंबी हड्डियों के शीर्ष पर, ठीक है। तो ये था उपास्थियों के बारे में। अब अपन उपास्थि के बाद बात करते हैं, इसका जो लास्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है वो क्या है? अब अपन लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बोन, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? अस्थि, ठीक है। बोन या अस्थि। अच्छा, इसका जो मैट्रिक्स होता है, जैसे अपन ने कार्टिलेज का मैट्रिक्स पढ़ा था, कैसा होता है भाई? मैट्रिक्स कार्टिलेज का कैसा होता है? ठोस और लचीला, या पिलिएबल कहते हैं। इसका मैट्रिक्स ठोस तो है लेकिन ये लचीला बिल्कुल भी नहीं है, दृढ़ है, नॉन पिलिएबल है। हम कह सकते हैं दृढ़ है, नॉन पिलिएबल होता है इसका मैट्रिक्स जो होता है। और हड्डियां जो होती हैं, देखो हड्डियों के अपन एक बहुत छोटे से भाग की संरचना यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है और बोन के मैट्रिक्स में ओसीन होता है। ये मैं आपको जब डिफरेंसेस लिखेंगे कार्टिलेज और बोन में एक साथ, तब मैं लिखवा दूंगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बोन का अगर संरचना देखिए अपन, जैसे कि मान लो ये हड्डी है, ये हड्डी का क्रॉस सेक्शन अपन ने काट लिया, हड्डी लंबी हड्डी है, ऐसे काट के देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हड्डी है, ये पूरी हड्डी दिखाई दे रही है और बीच में ये गुहा होगी, बीच में गुहा होगी। कौन सी गुहा होती है? बोन के बीच में क्या होगी? अस्थि मज्जा गुहा। अपन यहाँ पर केवल इतने भाग की संरचना को बनाकर देखते हैं, इस भाग को बनाकर दिखा रहा हो, और ऐसा ही भाग जो होगा वो चारों तरफ होगा, ठीक है। केवल इतने भाग को अपन यहाँ बना के देखेंगे और जो यहाँ बनाएंगे वैसा ही चारों तरफ होगा, ठीक है। तो इसकी संरचना अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। देखो, अब ऐसी ही संरचना चारों तरफ है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा ही चारों तरफ होगा ना, तो ये बीच में क्या होगी? अस्थि मज्जा गुहा, बोन मैरो कैविटी जिसको अपन कहते हैं, अस्थि मज्जा गुहा, या क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो कैविटी कहते हैं इसको। ये होगी बोन मैरो कैविटी, ठीक है। ये वाला भाग बाहर वाला है, ये वाला भाग अंदर की तरफ है। जो बाहर की तरफ होता है उसको अपन कहते हैं पेरीऑस्टियम, और जो अंदर की तरफ होता है उसको अपन कहते हैं एंडोऑस्टियम। तो पेरीऑस्टियम और एंडोऑस्टियम। पेरीऑस्टियम अपन ने पढ़ा था, किससे बनता है ये? किसी ऊतक के एग्जांपल में लिखवाया मैंने पेरीऑस्टियम। कौन सा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिखवाया है WFCT में। देखो, पेरीऑस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम सब लिखवाया था। ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये जो आवरण है। और अंदर की तरफ एंडोऑस्टियम है, ये बनता है रेटिकुलर फाइबर। यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर से मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हड्डी को बनाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे वहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट थी, यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट है। यहाँ पर क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये दोनों तरफ है, लेकिन बाहर भी है और अंदर भी। वहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट केवल परिधि की तरफ थी, अंदर नहीं थी। यहाँ पर अंदर भी है और बाहर भी है। ये है कौन सी कोशिकाएं? ये है ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, अब ये अंदर ऑस्टियोसाइट बनाएंगे हड्डी की कोशिकाएं, तो यहाँ से भी बनाएंगे और यहाँ से भी बनाएंगे। तो हड्डियों की वृद्धि दोनों तरफ से होगी ना, जबकि उपास्थि की वृद्धि केवल कहां से होती है? परिधि की तरफ से। ये अंदर से भी बढ़ेगी और बाहर से भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट ही क्या बनाएंगी? ऑस्टियोसाइट। और जो ऑस्टियोसाइट होती है यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिखरी हुई होंगी, यहाँ पर एक कैनाल है अंदर की तरफ, कुछ कैनाल होती है, कुछ नलिकाएं होती हैं, जिनको अपन हेवर्शियन कैनाल कहते हैं। ये है हेवर्शियन कैनाल। भाई पूरी लंबी है ये कैनाल, वो तो आप काट के देख रहे हो तो आपको ऐसी दिख रही है। ये नलिका क्या कहलाती है? हेवर्शियन नलिका। ये है कौन सी? हेवर्शियन नलिका होती है, जिसके चारों तरफ ऑस्टियोसाइट निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है, ऐसे गोल गोल रिंग के रूप में व्यवस्थित रहेंगी। मैं इसको यहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन से इसलिए बना देता हूँ, इनकी व्यवस्था को समझाने के लिए। हर एक डॉट एक ऑस्टियोसाइट है। ऐसे हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ ये व्यवस्थित होती है, मतलब हर कहीं बिखरी नहीं होती। जैसे कॉन्ड्रोसाइट तो बिखरी हुई थी ना, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट बिखरी हुई नहीं होती। ऑस्टियोसाइट हेवर्शियन नलिका के चारों तरफ निश्चित क्रम में क्या होती है? व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो ऑस्टियोसाइट वाली बात है कि ऑस्टियोसाइट हेवर्शियन कैनाल के चारों ओर निश्चित क्रम में क्या रहती है? व्यवस्थित है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है। अब निश्चित क्रम में व्यवस्थित है हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ। और हेवर्शियन कैनाल क्या है? ऊर्ध्व नलिकाएं हैं। अगर आप हड्डी को, जैसे अपन ने कहा, मान लीजिए कि एक ये अपन जो व्यू देख रहे हैं, जैसे कि हड्डी है, अपन ये इसको काट के यहाँ से देख रहे थे, तो हमें इस तरह से देख रहे थे, बीच में क्या होगी? बोन मैरो कैविटी। अगर हड्डी को ऐसे काट के देखें, ठीक है, इसको ऊर्ध्व काटे यहाँ से, वर्टिकल सेक्शन लें, तो हमको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये हमको हड्डी ऐसी दिखाई देगी। मैं ये बाहर की तरफ तो क्या होगा? चारों तरफ ये जो बाहर की तरफ है
ये तो है पेरिओस्टियम, ये अंदर की तरफ क्या होगा, एंडोऑस्टियम, और ये बीच में क्या होगी, बीच में होगी बोन मैरो। भाई बीच में बोन मैरो कैविटी होगी ना, ये बीच में है बोन मैरो कैविटी, ठीक है, ऐसा ही होगा भाई। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स होगा, ये पूरा मैट्रिक्स होगा, ऐसे काटा है आपने, तो बीच में तो गुहा दिख रही है, कौन सी गुहा है, अस्थि मज्जा गुहा। अस्थि मज्जा गुहा किसके द्वारा घिरी हुई है, एंडोऑस्टियम के द्वारा, और सबसे बाहर वाला ये क्या दिख रहा है, पेरिओस्टियम। बात समझ में? तो इस तरीके से दिखेगा। अब जो हैवर्शियन नलिकाएं होंगी वो ऊर्ध्व नलिकाएं होती है, ऐसे ये होती है हैवर्शियन नलिकाएं, जो आप जब काट के देख रहे हो ऐसे करके, और सामने से तो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है हैवर्शियन नलिकाएं जो कि मैट्रिक्स में मिलती हैं। और कैसी नलिकाएं होती हैं, ये ऊर्ध्व नलिकाएं होती हैं, ये हैवर्शियन नलिका है, ये ऊर्ध्व होती है। स्तनधारी का गुण होती है ये, स्तनधारियों के अलावा किसी और की हड्डी में ये नहीं मिलती। और जैसे हैवर्शियन नलिका ये है, इसके चार, मान लो ये नलिका है, इसके चारों तरफ ऑस्टियोसाइट चारों तरफ निश्चित क्रम में क्या रहेंगी, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। और इनके निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण बीच में जो मैट्रिक्स होता है उसकी भी तो लेयर बन जाती है भाई। इनके बीच में जो मैट्रिक्स होगा वो भी तो परतों में विभाजित हो गया, ऐसी गोलाकार परतों में। भाई कोशिकाएं तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो उनके बीच का मैट्रिक्स भी तो निश्चित रूप से व्यवस्थित हो गया। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं लेमिली, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेमिली। तो लेमिली किसकी लेयर है, लेमिली जो है वो मैट्रिक्स की लेयर होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे मैट्रिक्स भी परतों में विभाजित हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन लेमिली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हैवर्शियन नलिका जो है ऊर्ध्व होती है, स्तनधारियों का गुण होती है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या होता है, इसमें होती है रक्तवाहिनी, इसमें होती है लसिका वाहिनी, और इसमें होती है तंत्रिका। क्या क्या होती है, रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हैवर्शियन नलिका को जोड़ने वाली कुछ क्षैतिज नलिकाएं भी होती हैं। इस तरह से कुछ क्षैतिज नलिकाएं होती हैं जो किसको जोड़ती हैं, जो हैवर्शियन नलिका को जोड़ती हैं। इन क्षैतिज नलिकाओं को कहा जाता है वोक्समैन कैनाल या वोक्समैन नलिका। तो वोक्समैन नलिकाएं भी मिलती हैं मैट्रिक्स में, जो हैवर्शियन नलिकाओं को आपस में जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, बाकी तो मैट्रिक्स होगा, ये चारों तरफ, ये जो है यहाँ पर चारों तरफ भी तो मैट्रिक्स होगा, बीच में मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स बिखरा भी हुआ है, बीच में लेयर भी है। अच्छा, लेक्यूना आपने पढ़ा था, आपको ध्यान है, तो सड़क पे गड्ढे, लेक्यूना पढ़ा था ना, जब वैसे भरी हुई गुहाएं, कॉन्ड्रोसाइट लेक्यूना में थी। एक लेक्यूना में कितनी कॉन्ड्रोसाइट थी, 2 से 4। यहाँ पर भी लेक्यूना है, लेकिन अपन ने अलग से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हर एक ऑस्टियोसाइट एक लेक्यूना में व्यवस्थित है। जो ऑस्टियोसाइट जहाँ है वहाँ उसका लेक्यूना भी होगा, मतलब जहाँ जहाँ ऑस्टियोसाइट होंगी वो द्रव्य से भरी हुई गुहा में ही होंगी, और प्रत्येक गुहा में कितनी होगी, प्रत्येक गुहा में 1 होगी, ठीक है, प्रत्येक गुहा में 1 है। तो अभी अपन अगर इसमें कुछ डिफरेंसेस देखें, देखो उपास्थि और अस्थि में कुछ अंतर अगर देखें अपन, बेसिक डिफरेंस, तो उपास्थियों के जो मैट्रिक्स होता है, उपास्थि का मैट्रिक्स कैसा होता है, लचीला, जबकि हड्डियों का कैसा होता है, द्रव। उपास्थि के मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होता है उसको अपन कहते हैं कॉन्ड्रिन, और इसमें जो प्रोटीन होगा उसको अपन कहेंगे ऑसिन, ठीक है। उपास्थि में जो है इनकी वृद्धि जो होती है ना, एक दिशीय होती है, परिधि की ओर से होगी केवल, जबकि इसकी वृद्धि द्विदिशीय होती है, परिधि की तरफ भी होगी और अंदर से भी होगी। ये दोनों तरफ से होगी ना, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट दोनों तरफ है, जबकि कॉन्ड्रोब्लास्ट तो केवल एक तरफ थी, तो ये दोनों तरफ से बढ़ेगी। रक्तवाहिनी उपास्थि में अनुपस्थित है, हड्डियों में होती है मैट्रिक्स में, हड्डियों के मैट्रिक्स में हैवर्शियन कैनाल है, और अपन ने पढ़ा हैवर्शियन कैनाल में क्या होगा, हैवर्शियन कैनाल में रक्तवाहिनी होती है, मतलब हड्डियों के मैट्रिक्स में तो रक्तवाहिनियां है, उपास्थि में थी क्या, उपास्थि के आवरण में थी, उपास्थि में तो नहीं थी, ठीक है। तो अब अच्छा, हड्डी टूट जाए और उपास्थि टूट जाए, जल्दी कौन जोड़ेगा, हड्डी जल्दी जुड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसको पोषण ज्यादा मिलता है, उसमें रक्तवाहिनियां है, हड्डी जल्दी जुड़ेगी। उपास्थि को जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि उनकी वृद्धि बहुत धीमी है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको पोषण ही कम मिल रहा है भाई, उसमें रक्तवाहिनी तो है नहीं सीधे पोषण देने के लिए, पोषण तो इनको आवरण में जो रक्तवाहिनियां उनसे विसरण के माध्यम से पोषण आ रहा है, तो इनकी वृद्धि तो धीमी होगी, जबकि हड्डियों की वृद्धि तीव्र होती है, तुलनात्मक रूप से कैसी होती है, तेज होती है, ठीक है। तो रक्तवाहिनी उपास्थि में अनुपस्थित, अस्थियों में उपस्थित होगी। और क्या अंतर है इसमें, प्रत्येक लेक्यूना में सेल्स कितनी, उपास्थि में 2 से 4, हड्डियों में 1 लेक्यूना में कितनी कोशिका मिलेगी, 1 लेक्यूना में केवल और केवल 1 ही कोशिका मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंतर था हड्डियों और उपास्थियों के बीच में। और तो बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। उपास्थि बनाने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोब्लास्ट है, अस्थि बनाने वाली ऑस्टियोब्लास्ट है, उपास्थि की कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट है, इनकी कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट है। तो ऐसे तो छोटे मोटे डिफरेंस आप देख सकते हो। मुख्य अंतर जो थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, हड्डियां जो होती हैं, अगर किसी भी एक लंबी हड्डी को देखो, ये इस तरह से, इनके जो सिरे होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। सिरे क्या कहलाते हैं इसके, एपीफाइसिस, या इसको स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। एपीफाइसिस ही क्या कहलाता है, स्पॉन्जी बोन। ये बीच में क्या है यहाँ पर, डायाफाइसिस, या जिसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्पैक्ट बोन। डायाफाइसिस क्या है, कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। अब यहाँ पर ऊतक भरे होते हैं, अस्थि मज्जा गुहा होती है ना अंदर, ये बोन मैरो कैविटी, इसमें ऊतक भरा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। इसके स्पॉन्जी बोन, यहाँ पर तो होता है लाल अस्थि मज्जा, और यहाँ बीच में होता है पीला अस्थि मज्जा। ये ऊतक है, अस्थि मज्जा सब में क्या है, ऊतक है, एक प्रकार के वसीय ऊतक है। तो यहाँ पर तो होता है क्या है, लाल अस्थि मज्जा, जो कहाँ पर होगा, एपीफाइसिस पे होगा, रेड बोन मैरो कहेंगे। ये भी क्या है, रेड बोन मैरो। और ये होगा पीला अस्थि मज्जा, या जिसको कहते हैं येलो बोन, ये येलो बोन मैरो है, ठीक है। अब हड्डियों के अगर देखा जाए ना, तो वैसे तो इतने भाग होते हैं वयस्क की हड्डी में, लेकिन जब हड्डियां वृद्धि कर रही होती हैं, जब हड्डियां आकार में बढ़ रही होती हैं, तब इसमें एक अतिरिक्त भाग और होता है जो यहां पर होता है, ये वाला भाग, जो कि एपीफाइसिस और
डायाफाइसिस के बीच में होता है, संधि स्थल पर होता है, जिसको अपन कहते हैं मेटाफाइसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। और इसी को एपीफाइसियल प्लेट भी कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है ये अस्थियों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अस्थियों की जो वृद्धि होती है वो इसी भाग के कारण होती है। कौन सा भाग? मेटाफाइसिस। ये किसका बना होता है? एक कोशिकाओं की प्लेट होती है इसमें, जिसको कहते हैं एपीफाइसियल प्लेट। वो कोशिकाएं असल में ये वाली ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जो लगातार विभाजित करती रहेंगी और हड्डियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन वयस्क अवस्था आते आते ये पार्ट नष्ट होने लगता है और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और केवल दो ही भाग बचते हैं, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस। मतलब वयस्क की हड्डी में दो भाग होंगे, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस। लेकिन वृद्धि कर रहे बच्चे की हड्डी में तीन भाग होंगे, एपीफाइसिस भी, डायाफाइसिस भी और मेटाफाइसिस भी। ठीक है, ये वाला भाग लिख सकते हैं वयस्क में अनुपस्थित है, ये वयस्क में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हड्डियों के कुछ प्रकार बता रहा हूँ। जैसे उपास्थियों के अलग अलग प्रकार थे, वैसे ही प्रकार अस्थियों के भी हैं। अस्थियों में जैसे पहली अस्थि का प्रकार जो है, जिनको अपन कहते हैं उपास्थि जात अस्थि, उपास्थि जात अस्थि कहते हैं, या जिसको अपन प्रतिस्थापित अस्थि भी कहते हैं। क्या होती है ये प्रतिस्थापित अस्थि? तो प्रतिस्थापित अस्थियां जो होती हैं, प्रतिस्थापित हड्डियां जो होती हैं, इसका मतलब यह है जो कार्टिलेज के प्रतिस्थापन से बनी। पहले ये उपास्थि हुआ करती थी, उन उपास्थि का प्रतिस्थापन हो गया किसमें? हड्डियां। मतलब उपास्थियों से क्या बन गई? हड्डियां बन गई। उसको अपन क्या बोलते हैं? उपास्थि जात। ठीक है, तो ये उपास्थि के ऑसिफिकेशन से बनती है, उपास्थि के ऑसिफिकेशन से। ऑसिफिकेशन मतलब हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो उपास्थि जात अस्थियां जो होती हैं वो उपास्थि के ऑसिफिकेशन से बनती है। उदाहरण क्या है? शरीर की अधिकतम हड्डियां यही होती हैं। शरीर की अधिकतम हड्डियां, जैसे आप कुछ भी कोई भी लंबी अस्थि ले लो, मतलब सीधे सीधे अपन लिख लेते हैं अग्रपाद व पश्चपाद, इनकी हड्डियां ले लेते हैं, पसलियां ले सकते हैं आप, कशेरुक हो गए। जो शरीर की मुख्य बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं वो सारी कौन सी हैं? उपास्थि जात हैं, जो उपास्थियों के प्रतिस्थापन से बनी है। पहले उपास्थि थी भ्रूणी अवस्था में, धीरे धीरे वो हड्डी बनती चली गई। दूसरी होती है कलाजात। कलाजात या चर्म अस्थियां कहते हैं। भाई कलाजात या चर्म अस्थियों का मतलब क्या है? मतलब इसको अपन मेम्ब्रेनस कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन कहते हैं। मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन कहते हैं, जो किसके ऑसिफिकेशन से बनी है? जो डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है ना, डर्मिस के ऑसिफिकेशन से। त्वचा के नीचे वाला जो भाग है उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट जमता गया और वो जो त्वचा के नीचे वाला भाग किसमें परिवर्तित हो गया? वो हड्डी बन गया। ये सब भ्रूणी अवस्था में हो रहा है, ठीक है ना, वो हड्डी बन गया। तो इसको मेम्ब्रेनस या चर्म अस्थियां कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए, स्केपुला होता है, स्केपुला हो गई, क्लेविकल हो गई, स्कल बोन जो हमारी खोपड़ी की अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, जितनी भी स्कल बोन होती है ना, कपाली हड्डियां, ये सारी इसमें आती हैं। फिर तीसरी होती है यहाँ पर, तीसरे प्रकार की हड्डी जो है वो होती है सीसेमॉइड। सीसेमॉइड बोन, सीसेमॉइड हिंदी में क्या है? कंडरास्थी। ये किससे बनती है? ये टेंडॉन के, टेंडॉन या जिसको क्या बोलते हैं? कंडरा के ऑसिफिकेशन से बनती है। टेंडॉन या कंडरा के ऑसिफिकेशन से बनती है। जो टेंडॉन होता है, जो कंडरा होता है, उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट जमता जाता है और वो किसका रूप ले लेती है? वो रूप ले लेती है हड्डी। तो वो कंडरास्थी, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीसेमॉइड बोन, या उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडरास्थी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एक तो है पेटेला, जो कि नी कैप बनाता है हमारे घुटने के ऊपर, और एक है पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म होती है, क्या होती है? कार्पल्स। कार्पल्स में जो सबसे आखिरी वाली पहली रो में सबसे आखिरी वाली, जो ऊपर वाली रो होती है, उसमें सबसे आखिरी वाली है, इधर होती है पिसिफॉर्म। ठीक है, ये पिसिफॉर्म है। तो फिर उसके बाद कौन सी होती है? विसरल बोन, जिसको क्या बोलते हैं? अंतरांगी, अंतरांगी अस्थि। भाई विसरल बोन या अंतरांगी अस्थियां क्या होती हैं? विसरल बोन या अंतरांगी अस्थियां जो आंतरिक अंगों के अंदर जाती हैं। हड्डी का थोड़ा सा भाग होता है, वो विकास के दौरान आंतरिक अंगों के अंदर जाके और वृद्धि करने लगता है, उसको अपन अंतरांगी कहते हैं। जो ऐसी हड्डी मनुष्य में नहीं है, मनुष्य में नहीं है, लेकिन बाकी जगह है। कहाँ कहाँ पे? ऑस पेनिस एक एग्जाम्पल है, ऑस पेनिस। ये मांसाहारी जीवों और चूहे के शिश्न में। ओस कार्डिस जो डियर हिरण होती है, हिरण के हृदय में। ऑस पल्पेब्रा, ये मगरमच्छ की पलकों में। ऑस रोस्ट्रेलिस, सुअर की थूथन में। सुअर की वो लंबी सी निकली होती है ना, मुंह निकला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्नाउट कहते हैं, हिंदी में थूथन कहते हैं। तो यहाँ पर होती है, ये हड्डियों के प्रकार है। ठीक है, तो ये हड्डियों के कुछ प्रकार हैं कि हड्डियां किससे बनी हैं, विकास के दौरान वो किससे बनी है, उसके आधार पर हड्डियों के कुछ प्रकार हैं। ये नोट कर लीजिए। हाँ, बाकी चैप्टर खत्म है, हो गया खत्म।